तो आज जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और नया चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो इसके अंदर से तकरीबन 2 क्वेश्चंस तो कम से कम आएंगे इंशाल्लाह। तो वी शैल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर नाउ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? अभी देखो यहाँ पर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट वेयर इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज आई हियर। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? अभी देखो यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल एक वायर ले लिया। लेट अस टेक नाउ, ये हो गया बल्ब का सिंबल। एक सिंपल सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज अ बल्ब। बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। ओके, और ये बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है। ओके, एंड द करंट इज पासिंग थ्रू द वायर। अब यहाँ पर जो है हम करंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वायर के अंदर करंट पास होगा। यहाँ पर जो बैटरी लगा दी है जिसका ईएमएफ ई, और करंट जो है बल्ब में से पास होते हुए ये कॉपर वायर में से गुजरेगा। दिस इज कॉल्ड एज ए कॉपर वायर। क्या है ये? कॉपर वायर। एंड दिस इज इनसाइड द बल्ब। बल्ब के अंदर एक फिल्मेंट रहता, दैट इज कॉल्ड एज टंगस्टन फिल्मेंट। ओके, तो अंदर बल्ब के जो मेटल यूज कर रहे हैं हम लोग वो अलग है, टंगस्टन फिल्मेंट है, और जो बाहर यूज कर रहे हैं वो मेटल अलग है, उसको हम बोलेंगे कॉपर। उसको हम बोलेंगे कॉपर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं मालूम? कॉपर का जो है छोटा सा टुकड़ा ले, और वी आर टेकिंग ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए कॉपर। कॉपर को कट करके इसका एक छोटा सा टुकड़े को हम स्टडी कर रहे हैं डीपली। इसके अंदर क्या क्या हो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इनसाइड, इसके अंदर क्या क्या होने वाले हैं हम देखेंगे, क्या क्या चेंजेस होने वाले, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इनसाइड। तो इस कॉपर वायर को अगर काट के यहाँ पर लगा देंगे, समझो ये जो बैटरी हम लगा रहे हैं इस कॉपर वायर को लगा having positive and negative terminal. Okay, this is positive and this is negative. Then what happens? Let us see. So here current is passing and ये वाला positive होगा, this end is positive and this end is going to be negative. Now, तो क्या क्या चीजें इसके अंदर होंगे? What are the things present inside this wire? Wire के अंदर तो electrons होंगे. There are electrons inside the wire which are given in pink color. मैं pink color में electrons को draw कर रहा हूँ. And I am also drawing पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ पॉजिटिव आयंस होंगे इसके अंदर। एक मेटल के अंदर क्या क्या चीजें होंगे? एक मेटल के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स और इसके अंदर होंगे पॉजिटिव आयंस। ओके, तो ये पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन है अंदर बैटरी, यानी कि वायर के अंदर। किस कौन से वायर? कॉपर वायर। तो ये कॉपर वायर को अगर हम डीपली और थोड़ा बड़े पैमाने पर स्टडी करेंगे, ओके, थोड़ा आगे बड़ा डालेंगे हम और समझेंगे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज आल्सो हैविंग पॉजिटिव आयंस। ओके, तो इसमें से हम क्या करेंगे अभी? वी आर गोइंग टू कंसिडर वन इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम स्टडी करेंगे इसके अंदर, हाउ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इनसाइड। एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर स्टडी करें तो हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स भी मूव होते हैं, मगर समझने के लिए सबसे पहले मैं जो है दिस दिस इलेक्ट्रॉन आई एम गोइंग टू कंसिडर। अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव होगा? अभी देखो, ये जाएगा, टकराएगा अपने खुद इलेक्ट्रॉन से, फिर यहाँ से टकराएगा, फिर ऐसा टकराएगा, ऐसा टकराएगा। सो ये टकराते हुए वहीं पे जो है एक वायर के अंदर टकराते टकराते मल्टीपल कोलिशंस करते हुए इसी दायरे के अंदर रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन कब? एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर हम कोई भी करंट सप्लाई नहीं कर रहे, कोई भी बैटरी कनेक्शन नहीं दे रहे, सो आई एम नॉट गोइंग टू कनेक्ट एनी बैटरी। अगर बैटरी अगर नहीं कनेक्ट करे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बैटरी कनेक्टेड ही है तो अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना उसका कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। ओके, तो मैं एक स्टोरी से समझाता हूँ। किसी बच्चे का या लड़की का कोई मकसद नहीं है जिंदगी का, सीखने का कोई जज्बा नहीं है, डॉक्टर बनने की वजह मालूम नहीं है। दे डोंट नो द स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई दे आर स्टडीइंग। व्हेन दे डोंट नो द रीजन व्हाई दे आर स्टडीइंग, तो उनके स्टडी में मन नहीं लगेगा, क्लास में मन नहीं लगेगा, क्लास 20 में से छोड़ के चले जाए। क्यों?
क्योंकि उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। ओके, अगर जिंदगी का कोई मकसद होता तो क्लास के एक एक मिनट को जो है इंटरेस्ट से सुनते, समझे। तो उसी तरह अगर किसी इलेक्ट्रॉन को कोई मकसद ही दिया नहीं गया, इलेक्ट्रॉन का कोई डायरेक्शन ही है, तो क्या करते रहता, वही फड़फड़ाते रहता। जैसा पिंजरे में एक तोता फड़फड़ाते रहता, वैसी तरह फड़फड़ाते रहता। पिंजरे का तोता, उसका कोई डायरेक्शन नहीं, इसकी जिंदगी पर पिंजरे में खाई दे। तो इसको अगर हमको डायरेक्शन देना है तो करना क्या होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन है, इसी दायरे में घूम रहा। ओके, इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर, उसी के अंदर घूम रहा। ओके, अब देखो, इसी इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपन एक डायरेक्शन देंगे, इफ यू गिव सर्टेन डायरेक्शन, इसका मतलब बैटरी कनेक्ट कर दी, इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो इस इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई डायरेक्शन मिल जाएगा। ओके, इस इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई डायरेक्शन मिल जाएगा। अभी देखो यहाँ पर इसी पाइप को, इसी वायर को हम जो है कॉपर वायर को इतना बड़ा इमेजिन कर रहे हैं ताकि उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। अब देखो, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, मगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को लेकर समझाऊंगा कि अगर हम बैटरी कनेक्टेड है तो फिर एक डायरेक्शन मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक मकसद मिल गया, एक स्ट्रांग वजह मिल गई बच्चे को कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे फॉर्म की खिदमत करना है। एक स्ट्रांग वजह है इसकी जिंदगी का, कोई स्ट्रांग वजह कि मुझे जो है गरीबों की मदद करना, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनके मेरे माँ बाप को एक अच्छे जिंदगी देना है, क्योंकि जिंदगी में वो बहुत मुश्किलें गुजार चुके हैं मेरे लिए, और मैं उसको उनका रिटर्न देना चाह रहा हूँ, उनका रिटर्न 10 गुना बढ़ा के देना चाह रहा हूँ। मैं उनको हज उम्रा कराना चाह रहा हूँ, मैं उनको जिंदगी के सबसे बड़े दर्जे तक ले जाना चाह रहा हूँ, ताकि उनकी दुनिया भी बन जाए, उनकी आखिरत भी बन जाए। तो इस तरह अगर बच्चे को एक जिंदगी का एक वजह मिल गया तो उसको पढ़ने में मजा आएगा, उसको क्लास सुनने में मजा आएगा। ठीक है, तो एक स्ट्रांग वजह, मेरी भी जिंदगी का कुछ ना कुछ वजह, मैं भी जो है क्लास इसलिए ले रहा हूँ ताकि बच्चों को फिजिक्स आसान हो जाए, उनकी जिंदगी संवर जाए। किसी बच्चे को तकलीफ में देख रहा हूँ, मैं फिजिक्स में बहुत तकलीफ में है, फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं इस तरह समझाऊं कि उसको फिजिक्स समझ में आ गया, उसको दिल खुश हो गया, तो फिर मेरी जिंदगी के अंदर सुकून आएगा। ये मेरा मकसद। तो मेरी जिंदगी का भी कुछ ना कुछ वजह है। तो आई एम टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में ले रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल लेकर अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये तो अगर हम इसको कोई डायरेक्शन नहीं देंगे तो इसी दायरे में घूमता रहेगा। अगर आप डायरेक्शन दे दिए, अगर बैटरी इसको कनेक्ट कर दिए, तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह जाएगा, टकराएगा, फिर इस तरह जाएगा, टकराएगा, मगर अब जो है टकराते हुए आगे बढ़ेगा, इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, फिर आगे बढ़ेगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा। ओके, इस तरह कितने भी अगर उसको रोकने के लिए असबाब होंगे, इन तमाम चीजों को टकराते हुए आगे बढ़ेगा। ओके, पिछले एग्जाम्पल में क्या था, टकरा के इसी दायरे में घूम रहा था, मगर अब टकराते हुए इट्स टेकिंग मल्टीपल कोलिजन्स एंड गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ रहा है। हो जाए बस वही दवा छुट्टी है, उसको पहले से दवा बस सो जाते। ओके, सो नाउ इलेक्ट्रॉन जो है टकराते हुए आगे बढ़ेगा, इसके टकराने की वजह से थोड़ा सा वायर गर्म होगा, कोलिजन की वजह से वायर गर्म होगा, हीट इज प्रोड्यूस, वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस, इसका मतलब करंट पास हो रहा है। तो अभी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को जो है एक डायरेक्शन मिल गया कि वो इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी कीमत पर आगे बढ़ेगा, चाहे कितने भी उसको रुकावटें आएंगे, मगर रुकावटों को टकराते हुए अभी आगे की तरफ जाएगा वो। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड ऐसा जाएगा। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ना, दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव। ओके, और यहां नेगेटिव के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, क्योंकि दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल के इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जाएंगे, फिर यहां से इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो इस तरह जो है करंट पास होगा। ओके, इस तरह करंट पास होगा। देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट, इसका करंट का क्या है, इसका फॉर्मूला अभी देखो। सो इलेक्ट्रिक करंट इज rate of flow of charge. What is electric current? It is rate of flow of charge. Okay, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट I is nothing but rate of flow of charge means Q by T. Q का मतलब चार्ज, T का मतलब टाइम। ओके, Q का मतलब चार्ज, T का मतलब टाइम। ओके,
तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक फॉर्मूला सीख लिए थे कि चार्ज इज नथिंग बट प्लस आर माइनस एन इंटू ई, या कैपिटल एन इंटू ई। तो चार्ज के प्लेस में हम डालेंगे एन इंटू ई बाई टी। ठीक है, ये एक आसान सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसका और एक डेफिनेशन भी अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। क्या है वो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का? इट इज करंट पासिंग पर यूनिट टाइम। इट इज करंट पासिंग पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का और एक डेफिनेशन भी है, इट इज करंट पासिंग पर यूनिट टाइम। इसका मतलब इट इज करंट, सॉरी, इट इज चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। चार्ज, इसका मतलब करंट इज नथिंग बट क्यू बाई चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट, या इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बोलो, या चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। मतलब एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रही है इन 1 सेकंड पर यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब 1 सेकंड। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो अभी यहां पर हम डालेंगे आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। ये हो गया बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला। दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक फॉर्मूला फॉर करंट। नेक्स्ट, अभी आप लोग देखो क्या होने वाला है। सो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। और किसमें से पास हो रहा था करंट? एक वायर के टुकड़े में से पास हो, जिसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। ओके, अब इसका लेंथ क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर? Let the length of the cylinder is L and drift velocity into time. इसका क्या डाल रहा हूँ? What is that I am going to do here? अभी देखो, you all know velocity is nothing but displacement by time. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, which is nothing but length by time. इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है? We shall discuss here. Okay, what is the meaning of drift velocity? देखो, कोई भी चीज अगर सीधी तरह जा रही, सीधी तरह जा रही, कोई उसके अंदर कोलिजन्स नहीं हो रही, एक ही रास्ता, साफ है रास्ता उसका। समझो सुबह सवेरे हम 4 बजे कोई नेशनल हाईवे पे जा रहे, कोई गाड़ी रास्ते में नहीं नजर आ रही, कोई बस नहीं है, कोई टेम्पो नहीं है, तो गाड़ी सीधा जाएगी, उसको बोलेंगे वेलोसिटी। अगर वही रास्ते पर 10 बजे या 9 बजे सुबह या शाम में 7-8 बजे जहां पर फुल ट्रैफिक है, तो उस रास्ते से हमारी गाड़ी कैसे जाएगी? सीधा जाएगी। कभी इस तरह कट मारेंगे, कभी इस तरह कट मारेंगे, कभी बारीक रास्ते से निकल जाएंगे, कभी ब्रेक डालेंगे, कभी थोड़ा मुड़ेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। मतलब सीधा नहीं जा, टेढ़े मेढ़े रास्ते से जा। इसी तरह जो है ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा? एक रास्ते से नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जा रहा, टेढ़ा मेढ़ा जा। तो ये टेढ़े मेढ़े जो जा रहे हैं ना, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? इट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट बोलते, ओके, ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। ड्रिफ्टिंग मतलब कोई डायरेक्शन देने का। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको लेंथ बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट के प्लेस में लेंथ ले लिए और टाइम के प्लेस में टी ले। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी लेंथ क्या होगा यहाँ पर? लेंथ होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। लेंथ होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, करंट के क्या क्या फॉर्मुलाज है? व्हाट आर द फॉर्मुलाज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या फॉर्मुलाज है? एन का मतलब क्या है? वी शैल डिस्कस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन? एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम बी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम बी। ये जो भी हम वॉल्यूम ले रहे हैं, ये इसका वॉल्यूम होगा कैपिटल बी। वॉल्यूम का मतलब क्या? एरिया इंटू लेंथ। ये होगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ द वायर इनटू लेंथ ऑफ द वायर। सो लेंथ ऑफ द वायर एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है इसका? ए। क्रॉस सेक्शन एरिया इज गोइंग टू बी, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो कैपिटल एन जो हम डाल रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज दिस कैपिटल एन? कैपिटल एन इज गोइंग टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम बी, मतलब एन इंटू वी। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन एज एन and V is determined volume V. So what is the meaning of capital N? Capital N is called as number of electrons in volume V. Number of electrons in volume V. तो small n into V, total number of electrons कितने हैं? n है। और वो जो सिलेंडर हम ले रहे हैं, जो वायर को कट करेंगे तो सिलेंडर का शेप क्या आएगा? वो सिलेंडर को हम देंगे कैपिटल V, देंगे कैपिटल V. So this is n is nothing but small n into V. तो अभी हम डालेंगे स्मॉल n। V को हम क्या डालेंगे? V is nothing but area into length। ठीक है, अब इसको क्या डालेंगे? एन ऐसी डाल देंगे। ओके, एन को ऐसी डाल देंगे, एरिया इंटू लेंथ। अभी एन इज नथिंग बट एन इंटू ए, और लेंथ के प्लेस में क्या डालेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम किया। ओके, सो अभी देखो यहां पर एक नया सा फॉर्मूला बन गया। गेटिंग न्यू फॉर्मूला लाइक दिस। सो ये हो गया कैपिटल एन का वैल्यू। अभी फॉर्मूला के अंदर से
कैपिटल एन का वैल्यू हमारे पास आ गया, NaL, NaL मतलब कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू बी, वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ, एंड लेंथ को लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट्स इट। सो अभी हम एन के प्लेस में ये सारी चीजें डाल देंगे, एन आई इज नथिंग बट कैपिटल एन के प्लेस में डालेंगे एन ए वी डी इंटू टी, ओके, इंटू ई बाई टी, ठीक है। अभी टी टी कैंसिल होगा, ये वाला टी कैंसिल होगा, तो करंट का नया फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द न्यू फॉर्मूला फॉर दिस करंट नाउ, इलेक्ट्रिक करंट आई इज नथिंग बट NEA VD, NEA VD, so we got a new formula for electric current that is called as NEA VD। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस डेरिवेशन के ऊपर एक प्रॉब्लम भी आ चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर हम परफेक्टली हो जाएंगे, देन वी शैल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स। सो हमें अभी आ गया है करंट का फॉर्मूला, वी गॉट द फॉर्मूला फॉर करंट, ओके। सो व्हाट इज द न्यू फॉर्मूला ऑफ करंट, करंट का फॉर्मूला कहां से शुरू हुआ है, देख लो, रिवाइज करेंगे हम। करंट का फॉर्मूला आई था Q बाई टी हो गया, आई था NE बाई टी हो गया, आई था N के प्लेस में क्या डाले हम, NEA, देखो अच्छी तरह से, NAVD इंटू टी, ओके, क्या डाले, NAVD इंटू टी डाले, उसके बाद E डाले, उसके बाद T डाले, उसके बाद क्या करे, टी को कैंसिल कर दे, आई के प्लेस में क्या डाले, तो आई के प्लेस में आई डाल दिए, NEAVD, ओके, NEAVD। इस तरह जो है फॉर्मूला डेवलप होते होते स्टेप बाय स्टेप यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंच गया NEAVD, ठीक है। ये और इंप्रूव होगा, इस फॉर्मूला को हम और इंप्रूव करेंगे, ठीक है, ये और जो है बढ़ेगा। इसका अभी सिचुएशन क्या है, अभी देखो यहां पर फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन ले लिए और यहां पर एक आयन ले लिए, फिर एक और एक आयन ले लिए, फिर और एक आयन ले लिए, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, फिर यहां पर जाएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर यहां से टकराते हुए इस तरह आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस मूविंग फॉरवर्ड। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है समझो यहां पर है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका फाइनल वेलोसिटी यहां पर जब टकराया था, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या था, v था, और उसको हम डालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी देखो यहां पर कोई भी, यहां पर क्या है, लेट अस इमेजिन दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर लेट अस इमेजिन दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां से जो है इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, ये नेगेटिव चार्जेस से रिपेल होते हुए पॉजिटिव की तरफ दौड़े, ठीक है। जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो जितने भी नेगेटिव दोस्त है ना, उनको सब छोड़कर पॉजिटिव दोस्तों की तरफ आए, नेगेटिव को छोड़ेंगे और पॉजिटिव की तरफ आए, तो उनकी जिंदगी में करंट फ्लो होगा, उनकी जिंदगी में करंट फ्लो होगा। कोई भी बच्चा जो है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव, वो खुद जिंदगी में नेगेटिव हो चुका है, तो नेगेटिव बन गया, अब उसकी जिंदगी सुधारना, तो नेगेटिव लोगों के साथ रहे तो सुधरेगा, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अभी पॉजिटिव बनना चाहेगा तो पॉजिटिव की तरफ दौड़ना पड़ेगा, अच्छे दोस्तों की तरफ दौड़ना पड़ेगा, इट हैज टू मूव टुवर्ड्स दैट। तो इस दौड़ के अंदर अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, भाई देखो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां से यहां तक जाएगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, VD होगा, और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो ये होगा, और इसको जो यहां से यहां तक जाएगा वो टाइम टी जो है ना, इसको डालेंगे टाउ, और टाउ का मतलब क्या है, इट इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम, इसको क्या बोलेंगे हम, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलैक्सेशन टाइम मालूम है, देखो एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में अगर 5 मिनट्स का गैप हो रहा, समझो फिजिक्स का टीचर चले गया क्लास से और केमिस्ट्री का टीचर दाखिल हो रहा है, इसके दरमियान में जो गैप मिलेगा आपको 5 मिनट्स का गैप, वो गैप में आप खुश रहेंगे, क्योंकि फिजिक्स से तो पल्ला छूट गया, अभी केमिस्ट्री आएगा, उसके दरमियान में थोड़ा एंजॉय करेंगे, 5 मिनट्स एंजॉयमेंट। तो ये 5 मिनट्स के अंदर आप लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे और रिलैक्स करेंगे, थोड़ा मजाक करेंगे लोगों से, दोस्तों से, और थोड़ा रिफ्रेश होंगे, तो इसको बोलेंगे 5 मिनट्स का जो टाइम मिल रहा है आपको, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। हाँ, बाज वक्त तो ये भी नहीं मिलता आप लोग, फिजिक्स का टीचर थोड़ा एक 5 मिनट पीरियड क्रॉस करके लंबा एक कॉन्सेप्ट बोल दिया ना, और केमिस्ट्री का टीचर बाहर वेट कर रहा, तो सर पकड़ के बैठ जाए, अरे ये टाइम भी खत्म, ये 5 मिनट्स का जो ब्रेक था वो भी खा गया साथ, फिजिक्स का सर खा गया, ठीक है। तो इस तरह जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी नहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा था, एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में, एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में
जो टाइम मिलेगा यहां से यहां तक उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो थोड़ा रिलैक्स होगा, ऑलरेडी इससे कोलेड हो गया, सर पटक दिया इससे, फिर और से फिजिक्स से सर पटक दिया और केमिस्ट्री से भी सर पटकना। अब पटकने के दरमियान में जो टाइम मिलेगा, पटकने का टाइम, उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, थोड़ा रिलैक्स होगा उसको। जरूरी भी है साइंटिफिकली एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में कम से कम 5 to 10 मिनट अगर ब्रेक रहा ना, तो बच्चे की बॉडी जो है रिचार्ज होती है, उसके दिमाग थोड़ा फ्रेश होता है, दोस्तों से बात करके थोड़ा हंसी मजाक करके फ्रेश हो। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो है इस तरफ जाएगा। ठीक है, अभी देखो हमें मालूम है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर फोर्स को हम डालेंगे क्यू इंटू, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम फोर्स को डालेंगे क्यू इंटू ई। हमको मालूम है फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और यहाँ पर चार्ज जो है ना क्यू, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, मालूम है आप लोगों को। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 1, तो क्यू के प्लेस में डालेंगे ई हम, तो फोर्स क्या बन गया ई इंटू कैपिटल। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया ई इंटू कैपिटल। अभी फोर्स का फॉर्मूला और एक क्या है, न्यूटन लॉ के मुताबिक एम इंटू ए। न्यूटन लॉ के मुताबिक फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू, तो 1 विल बी इक्वल टू 2, ये दोनों सेम है, एम ए इज इक्वल टू ई इंटू ई। ओके, तो ये भी फोर्स का फॉर्मूला है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये न्यूटन लॉ का फॉर्मूला। तो दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, एम इंटू ए इज इक्वल टू ई इंटू ई। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया अभी, ई इंटू कैपिटल ई बाई एम। एक्सेलरेशन का नया फॉर्मूला आ गया है, वो हो गया आपका ई इंटू कैपिटल ई बाई एम। तो ये सारे चीजें ठीक है, ये सारे के सारे चीजें अपनी जगह पर है। These all things are at its own place now. Let us go for it. अभी क्या हुआ, लेट्स सी। तो एक्सेलरेशन भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया। अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या बोल रहे हैं हमको, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है, काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी वी है, एक्सेलरेशन का मतलब ई इंटू कैपिटल ई बाई एम है, स्मॉल टी का मतलब रिलैक्सेशन टाइम विच इज गिवन एज टाउ। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, टाउ बोलते हैं, टाउ। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, v के प्लेस में डालेंगे वी डी, यू हो गया 0, और ये हो गया ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टी के प्लेस में डालेंगे टाउ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नया फॉर्मूला आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी ये हो गया फॉर्मूला फॉर ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्मूला था, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, था नहीं था, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, कौन सा, ये वाला, ये वाला फॉर्मूला एन ई ए बी डी। तो उसी फॉर्मूला को हम डिस्कस करेंगे, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। ठीक है, अब देखो वीडी के प्लेस में इसको डाल देंगे, ये जो फॉर्मूला डिराइव होके है अभी, इसको डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। ओके, तो वीडी का मतलब ई इंटू कैपिटल ई बाई इंटू टाउ बाई एम। तो वीडी को हम यहां पर डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दैट, दिस इज गोइंग टू बी आई इज इक्वल टू एन ई इंटू ई इज ई स्क्वायर, ओके, ई स्क्वायर, ये टाउ बाई एम इंटू ई। ओके, तो वी गॉट ए न्यू फॉर्मूला ना। ओके, अभी हमारे को करंट का एक नया फॉर्मूला आ गया, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, ये टाउ बाई एम इंटू ई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा नया फॉर्मूला। ओके, तो नया फॉर्मूला आ गया। अभी देखो यहां पर हमें मालूम है E इज इक्वल टू वी बाई आर बोल, क्या मालूम है हमको, E इज इक्वल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ रिलेशन था, याद है आप लोगों को, क्या था रिलेशन, V का मतलब Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, E का मतलब Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर था। तो V के अंदर एक R कम था, E के अंदर एक R ज्यादा था। तो V और E को इक्वल करना है, तो V के नीचे एक R से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो E के बराबर होगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, V के नीचे एक R से अगर मल्टीप्लाई कर दिए, एक R से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो E के बराबर होगा, E इज इक्वल टू V बाई आर। मगर अब जो हम लेंथ ले रहे हैं, ये जो लेंथ हम यहां से यहां तक लेंथ ले रहे हैं, वो R के प्लेस में है यल। ओके, R के प्लेस में यल ले लो। ओके, तो अभी E का नया फॉर्मूला क्या है, V बाई यल। तो यहां पर हम डाल देंगे, इस फॉर्मूला के अंदर हम डाल देंगे, इस फॉर्मूला से अभी नया फॉर्मूला बन के आएगा एन ई स्क्वायर, ये इंटू टाउ, ई के प्लेस में डालेंगे वी बाई एल, ऑलरेडी एम है यहाँ पर, एल डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वी। वी का मतलब क्या है अभी, वी का मतलब पोटेंशियल। ओके, वेयर वी सेट टू बी क्या है, ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
ओके, वॉल्यूम अलग था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग था, अभी जो नया वी आया है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो पहले जो हम लिए थे ये वॉल्यूम था, वॉल्यूम इज इक्वल एरिया इनटू लेंथ। यहाँ पर जो छोटा वी लिए थे जिसको डी अटैच्ड है उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जो हमारे पास वी आया है उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, वी कॉल इट एज पोटेंशियल डिफरेंस। अभी एक नया फॉर्मूला आ गया आपको, दिस इज वन न्यू फॉर्मूला। क्या है न्यू फॉर्मूला, भी देखो, एन ई स्क्वायर ए टी, एन ई स्क्वायर ए टाउ, वी बाई एम एल, वी बाई एम इंटू एल। ओके, अब किसका फॉर्मूला है ये, दिस वाज फॉर्मूला फॉर आई। तो आई के लिए नया फॉर्मूला आ गया, आई के लिए नया फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल हमारा। तो ई के प्लेस में हम क्या डाले थे, देखो, ई के प्लेस में वी बाई एल डाले थे, इसलिए एम के साथ एल भी अटैच हो गया इधर, क्योंकि ई के प्लेस में हम डाले थे वी बाई एल। एल का मतलब लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ ऑफ द वायर अगर ले लिए, ओके, तो दैट इज द लेंथ हियर। अभी देखो यहाँ पर क्या है, तो ये वाला फॉर्मूला हम जैसे के वैसे यहाँ पर डाल दिए। क्यों, अभी बताऊंगा मैं क्यों डाले। आई इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई, ये सारा का सारा हम डालेंगे एम एल, और इसको डालेंगे एन ई स्क्वायर ये इंटू टाउ। ओके, इट्स गोइंग टू बी आई। तो हम इसको क्या करेंगे अभी, इसको हम डालेंगे, दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू वी बाई आर, इसको बोलेंगे ओम्स लॉ। ये आपको टेंथ में भी था, ये आपको टेंथ में भी था। ठीक है, तो अभी देखो कुछ भी नहीं करे, हम एम एल को वैसे रख दिए, ये सारा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डाल दिए, एम एल के नीचे डाल दिए, ताकि हमको एक नया फॉर्मूला आ जाए जो कि आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ओके, तो आई वी गॉट इट एज वी बाई आर, तो आ गया। तो इसका मतलब आर, इसका आर क्या है, ये आर इज नथिंग बट रेसिस्टेंस। ओके, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा अपोजिशन, कौन सा वाला अपोजिशन, यहां पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन जो है सीधी तरह नहीं जा रहा है, बहुत सारे जिंदगी में रुकावटें आ रही हैं इससे, 100 रुकावटों को टकराते हुए फड़फड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह के टकराव को, इस तरह के अपोजिशन पावर को हम बोलेंगे रेसिस्टेंस। अभी देखो आप लोगों की जिंदगी में भी बहुत सारा रेसिस्टेंस होगा, आप लोग सोचेंगे कि भाई क्लास खत्म खत्म तो होगी क्योंकि मुझे सोना है, मुझे वो करना है, मुझे जो है स्क्रीन टाइम होना है, मुझे जो है सेल में, सेल में रील्स देखना है, ये सारी चीजों को आप कुर्बानी दे दी, ये आपने पूरे ख्वाहिशात को बाजू में रखकर आप क्लास सुनने के लिए आ गए। क्यों, आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना है। तो ये जो जिंदगी की जितने भी ख्वाहिशात है हमारे अंदर, इन तमाम को रेसिस्ट कर रहे आप लोग, नींद को कुर्बान करे, रेस्ट, अभी कॉलेज में जाकर आए ना, अब आपको आराम करने का टाइम है, इसमें आपको कुर्बान देते हुए रेसिस्टेंस को अप्लाई करते हुए, रेसिस्टेंस के साथ अभी आया सीखने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड एज रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, सारे चीजों को अपोज करके हम अपने मकसद की तरफ आगे बढ़े, सारे ख्वाहिशात को, सारे आराम को, सारे राहत की चीजों को छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्लास को सुनने के लिए आ गए, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। देखो कभी कभार बायोलॉजी का रेसिस्टेंस भी हम यूज कर सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी डिसीजेस को रेसिस्ट करने का पावर है, बॉडी रेसिस्टेंस बोलते हैं, जो कि हम बायोलॉजी के अंदर सोचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीबॉडीज बोलेंगे। एंटीबॉडीज आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी विच अपोजेस टू द डिसीजेस। आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्या करेंगे, इट अपोजेस टू द डिसीज, डिसीजेस के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है उनको खत्म करेंगे, मारेंगे ये एंटीबॉडीज उनको, आदमी को अगर बॉडी के अंदर रेसिस्टेंस पावर ज्यादा है मतलब क्या है, एंटीबॉडीज ज्यादा है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी रेसिस्टेंस के प्लेस में सारी चीजें आ रही, वी आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स इन द प्लेस ऑफ रेसिस्टेंस। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो अभी आर के प्लेस में क्या क्या चीजें हैं देख लो, एम इंटू एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, एल को अलग से डाल दूंगा, ए को अलग से डाल दूंगा, ओके, इसको अलग डाल दूंगा। ठीक है, अभी मैं क्यों डाल रहा हूं ऐसा आपको बताऊंगा। सी रेसिस्टेंस आर इज इक्वल, ये सारे के सारे चीजों को रो बोलेंगे, इनको बोलेंगे रो, इसको बोलेंगे एल बाई ए, इसको बोलेंगे रो। तो रो का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो हियर, रो का मतलब है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। आप लोगों को ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आप लोगों को टेंथ में भी था। इसका मतलब क्या है, आप लोग जो भी वायर ले रहे हैं उसका लेंथ एल और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है, रो है। रो का मतलब क्या है, रो का मतलब रोना नहीं है, इसका मतलब है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो क्या बोलेंगे आप लोग, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको बोलेंगे
स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला। अभी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के प्लेस में क्या क्या चीजें आप लोग अच्छी तरह से देखो। सो रो के प्लेस में क्या है, एम बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ये हो गया आपका रो का फॉर्मूला, ये हो गया आपका रो का फॉर्मूला। तो रो का फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूला के जरिए से हमको क्या समझना है, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग। क्या है वो, इससे क्या समझना है आपने, व्हाट आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस। व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस, रो, ये फॉर्मूला। ठीक है, रो का मतलब क्या है, अभी ये फॉर्मूला हम ले रहे हैं ना, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसका मतलब क्या है मालूम, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए वायर। रेसिस्टेंस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर है, और ये जो है लेंथ ऑफ ए वायर, लेंथ ऑफ ए वायर, ये है लेंथ ऑफ ए वायर। सो ये ये दोनों एक डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है मालूम, वायर का अगर लेंथ ज्यादा है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, वायर का लेंथ अगर ज्यादा है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो आराम से करंट पास होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा है तो इसमें दिक्कत होगी, करंट पास होने में दिक्कत होगी, तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो एरिया अगर बड़ा है तो रेसिस्टेंस कम होगा, लेंथ ज्यादा है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीजों को याद रखना, दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स को याद रखना। अभी देखो, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए का मतलब क्या, ये जो है सर्किल की तरह है ना, तो इसको हम डाल सकते हैं एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो रो एल बाई एरिया के प्लेस में क्या डालेंगे हम, पाई आर स्क्वायर। तो इससे एक नया रिलेशन बन के आता, व्हाट इज द न्यू रिलेशन, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। आर का मतलब है यहाँ पर रेडियस, रेडियस ऑफ ए वायर, ये वायर का रेडियस। ठीक है, गोइंग टू बी रेडियस ऑफ ए वायर। तो ये सारी चीजें रिलेशन हमारे पास है। ठीक है, तो रिकॉर्ड ऑल दीज रिलेशंस रिगार्डिंग रेसिस्टेंस। ठीक है, अभी देखो यहां पर, इफ लेंथ इज डबल्ड, हम क्या करें, लेंथ को डबल कर, लेंथ इज डबल्ड का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ इज डबल्ड। पहले वायर का लेंथ एल था, अभी वायर का लेंथ क्या हो गया, 2l हो गया। पहले रेसिस्टेंस R1 क्या था, R था, अभी रेसिस्टेंस क्या हो रहा, बेटा C। अगर लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड तो रेसिस्टेंस क्या होगा, देखो अभी हम डाले थे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो हम डालेंगे R2 by R1 इज इक्वल टू L2 by L1। क्यों, रेसिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली रिलेशन, सो इट बी डायरेक्टली रिलेशन। देयरफॉर अभी R2, R1 के प्लेस में डालेंगे R, L2 के प्लेस में डालेंगे 2L, और L1 के प्लेस में डालेंगे L, तो L कैंसिल होगा। सो R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R। इसका मतलब क्या है, अगर लेंथ डबल है तो रेसिस्टेंस भी डबल हो, लेंथ अगर डबल है तो रेसिस्टेंस भी डबल। ठीक है, व्हेन द लेंथ इज डबल्ड रेजिस्टेंस आल्सो डबल्ड। अभी देखो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम था यहाँ पर, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर वाज सेम, यहाँ पर जितना क्रॉस सेक्शन एरिया था यहाँ पर उतना ही क्रॉस सेक्शन। अभी देखो लेंथ सेम है मगर क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो गया। पहले क्रॉस सेक्शन एरिया इतना था, अभी क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो गया 2a। लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल। पहला वाला रेसिस्टेंस R था, अभी रेसिस्टेंस क्या होगा पूछा। ठीक है, देख लो अभी, तो लेंथ तो सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो, तो हमें डालेंगे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब R2 by R1 इज नथिंग बट A1 by A2। ठीक है, तो R2 के प्लेस में डालेंगे, R2 मालूम नहीं है, R1 के प्लेस में डालेंगे R, पहले A1 डालेंगे, ये क्या था, A1 था, ये क्या था, A2 था। A1 के प्लेस में डालेंगे ये, A2 के प्लेस में डालेंगे 2A, सो ये गेट्स कैंसल। सो R2 इज इक्वल टू R by 2। इससे क्या समझ में आया आप लोगों को, एरिया अगर डबल हो गया तो रेसिस्टेंस आधा होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन। एरिया अगर डबल होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, आधा होगा, रेसिस्टेंस इज गोइंग टू बिकम हाफ। सो ये क्या है, ऑलरेडी लेंथ था, इसको एक्स्ट्रा लेंथ ऐड करें, ऑलरेडी लेंथ एल था और एक एक्स्ट्रा बाहर से वायर लाके जोड़ दी। ओके, तो ये सिर्फ जो है ना जोड़ने का काम है,
यहाँ पर भी एरिया छोटा वायर लिए थे और एक वायर ऐसा लिए जिसका एरिया बड़ा था, मतलब उसको ऐड कर दिए, एरिया क्रॉस सेक्शन को भी बढ़ा दिए। ओके, सो एरिया क्रॉस सेक्शन को भी बढ़ा दिए, या तो लेंथ डबल करना। ओके, इफ एरिया इज डबल्ड, फर्स्ट केस था ये सेकंड केस। ठीक है, थोड़ा इसको हम अलग देखो, तो ये लेंथ का केस था और ये एरिया का केस। लेंथ डबल हो गया तो रेसिस्टेंस डबल हो गया, एरिया डबल हो गया तो रेसिस्टेंस आधा हो गया, क्योंकि इनवर्स रिलेशन था। ये सारे के सारे चीजें जो है ना, सिर्फ एक्स्ट्रा लेंथ ऐड करना है, एक्स्ट्रा एरिया ऐड करना है। नेक्स्ट क्या है मालूम आप लोगों को? नेक्स्ट केस इज गोइंग टू बी स्ट्रेचिंग केस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है मालूम आप लोगों को? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेचिंग? यहाँ पर एक वायर था जिसका लेंथ एल था, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये। हम क्या कर रहे हैं, इसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं। स्ट्रेचिंग केस है, इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेचिंग केस। कोई नया वायर लाके ऐड नहीं कर रहे हम लोग, जो वायर था उसी को स्ट्रेच कर। ठीक है, तो पहले जो है लेंथ एल था और एक्स्ट्रा लेंथ स्ट्रेच कर दी, लेंथ को बढ़ा दिया, डबल कर दिया। कैसा? एक्स्ट्रा वायर ऐड करके नहीं, जो वायर था उसी को खींच के लेंथ लेंथ बढ़ा कर दिया। इसको लेंथ बढ़ा कर दिया तो एरिया क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली एरिया कम हो जाएगा। देखो, कोई भी इलास्टिक को हम ले लेंगे, इलास्टिक के टुकड़े को ले लेंगे या रबर बैंड को ले लेंगे, उसको अगर खींचेंगे तो क्या होगा? लेंथ बढ़ेगा, मगर उसका जो थिकनेस है कम होगा। थिकनेस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। ये इस चीजों को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेचिंग केसेस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेचिंग केस। इसको बोलेंगे स्ट्रेचिंग केस। अभी देखो, स्ट्रेचिंग केसेस के अंदर क्या फर्क होगा, अभी देखो यहाँ पर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। चाहे तुम स्ट्रेच कर लो या वायर को कंप्रेस कर लो, कुछ भी कर लो, एक फिजिकल क्वांटिटी कॉमन होगी। यहाँ पर लेंथ बढ़ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आधा हो गया, तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ बढ़ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम तो कभी बदलेगा नहीं। यहां पर जितना वॉल्यूम था वहां पर उतना ही वॉल्यूम रहेगा। वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज, वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो वॉल्यूम बदलेगा नहीं। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, हमको लेंथ डबल कर दिए, स्ट्रेच करके लेंथ डबल कर दिए। तो फॉर एग्जांपल, इफ लेंथ इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग, ये वाला फॉर्मूला। ओके, लेंथ को डबल कर दिया स्ट्रेच करके, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? पिछला वाला रेसिस्टेंस अगर आर है तो दूसरा वाला रेसिस्टेंस क्या होगा? कौन से केस के अंदर? स्ट्रेचिंग के अंदर। अगर स्ट्रेचिंग नहीं है तो पिछले वाले केस के अंदर क्या था? पिछले वाले केस के अंदर स्ट्रेचिंग नहीं था, एक्स्ट्रा वायर का टुकड़ा लाके ऐड कर दिए, एक्स्ट्रा वायर का टुकड़ा ऐड कर दिए, तो रेसिस्टेंस क्या हुआ? यहाँ पर लेंथ डबल हो रहा है तो रेसिस्टेंस भी डबल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा? लेंथ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करे, उसी को स्ट्रेच करके लेंथ को बढ़ा दिए, तो स्ट्रेचिंग केस है। यहाँ पर स्ट्रेचिंग केसेस के अंदर क्या है? वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम के प्लेस में हम डालेंगे एरिया के प्लेस। एरिया के प्लेस में क्या डालेंगे हम लोग? एरिया के प्लेस में डालेंगे वॉल्यूम बाई लेंथ। अब इस फॉर्मूला को लेकर इसमें डाल देंगे, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? रो एल बाई ए। एरिया के प्लेस में डालेंगे वी बाई एल। एल ऊपर आएगा तो रो एल स्क्वायर बाई वी रहेगा। तो अभी रेसिस्टेंस का नया फॉर्मूला, क्या है? रो एल स्क्वायर बाई वी। मैं क्या बोला आप लोगों को? वॉल्यूम कांस्टेंट है बोला ना, तो वॉल्यूम को उखाड़ फेंकेंगे। रो रो मतलब वायर का क्वालिटी, वायर वायर तो वही वायर रहेगा, वायर का नेचर तो बदला नहीं। क्यों? ये भी कॉपर वायर था, ये भी कॉपर वायर था, समझो। इसका मतलब दोनों का रो भी सेम है, रो भी कांस्टेंट है। जब कोई चीज सेम रहती तो उसको निकाल फेंकते। जो चीज वेरिएबल, मतलब लेंथ वेरी हो रहा है, लेंथ बढ़ गया, इज गोइंग टू बी रेसिस्टेंस हियर। सो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अभी रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो गया। क्यों? देखो, आर टू बाई आर वन इज इक्वल टू एल टू बाई एल वन होल स्क्वायर। क्यों? लेंथ स्क्वायर है तो दोनों को होल स्क्वायर कर दिए। लेंथ डबल कर दिए तो रेसिस्टेंस क्या हो रहा? इफ द लेंथ इज डबल टू व्हाट हैपेंस टू रेसिस्टेंस? अभी देखो,
तो रेसिस्टेंस पहला वाला आर था, दूसरा वाला आर टू मालूम करना, आर टू बाई आर, एल टू क्या था डबल कर दिए, नीचे एल वन एल था होल स्क्वायर, एल वन एल था एल टू डबल कर दिए, एल एल गेट्स कैंसल, आर टू बाई आर इज इक्वल टू, हम इसको डालेंगे टू स्क्वायर का मतलब फोर, दिस इंप्लाइज दैट आर टू इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ आर। ये हो गया आपका रिलेशन, ये हो गया आपका रिलेशन। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, अभी पिछले केस के अंदर नया वायर ला के ऐड कर दिए तो रेसिस्टेंस डबल हो रहा है, अब नया वायर कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, जो है उसी को खींच के लंबा कर रहे हैं, तो रेसिस्टेंस पिछले केस में डबल था, तो इस केस में फोर टाइम्स हो जाए, इस केस में क्या होगा फोर टाइम्स हो जाए। ठीक है, समझ रहे आप लोग। अब देखो नेक्स्ट इसी तरह का हम एक वायर ले रहे हैं, इसी वायर को खींच के लंबा कर दे रहे हैं, पहला जो है ना एरिया ए था, अब एरिया आधा हो गया, मगर वॉल्यूम जो था पहले वाला अभी भी वही वॉल्यूम है। ओके, तो एरिया पहले ये था तो एरिया अभी आधा हो गया, पहला वाला रेसिस्टेंस अगर आर था तो फिर दूसरा वाला रेसिस्टेंस क्या है, दूसरा वाला रेसिस्टेंस क्या है मालूम करो। तो क्या करेंगे, दूसरा वाला रेसिस्टेंस को किस तरह मालूम करेंगे, अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए, वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ, लेंथ का मतलब वॉल्यूम बाई एरिया, इस मतलब लेंथ के बारे में डिस्कशन नहीं है, एरिया के बारे में डिस्कशन है, तो लेंथ को उखाड़ फेंकेंगे, लेंथ के प्लेस में डालेंगे वॉल्यूम बाई एरिया। पिछले केसेस में लेंथ के बारे में डिस्कशन था, एरिया के बारे में डिस्कस नहीं करा, लेंथ डबल बोल के पूछा, एरिया का कोई नामो निशान नहीं था, इस मरतबा एरिया को कंसिडर कर रहा है, लेंथ का नामो निशान नहीं है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे अभी आर इज इक्वल टू रो, एल के प्लेस में डालेंगे वी बाई ए, ऑलरेडी एक ये है फिर इसका भी एक ये आएगा, तो रेसिस्टेंस होगा रो, रो वी बाई ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, नया रिलेशन, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर बोल के आ रहा है। पिछले वाले केस में क्या आ रहा था, पिछले जो केसेस में था सिर्फ एरिया को चौड़ा कर दे रहे हैं, इसी को चौड़ा कर दे रहे हैं, स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हम, इसी के प्लेस में वायर दूसरा वायर ला के रख दिया जिसका एरिया डबल है, मगर यहाँ पर नया वायर ला के नहीं रखा है, जो वायर है उसी को खींच के एरिया को आधा कर दे। इस वास्ते क्या हो रहा, पहले वाले केस में रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इस वाले केस में रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होल स्क्वायर, इसका मतलब आर टू बाई आर वन इज इक्वल टू ए वन बाई ए टू होल स्क्वायर, आर टू के प्लेस में आर टू, आर वन के प्लेस में आर, ए वन के प्लेस में ए टू के प्लेस में ए बाई टू होल स्क्वायर, तो ये कट कर दिए, आर टू बाई आर वन, आर टू बाई आर, तो ये वन बाई टू, ये टू ऊपर आएगा तो टू स्क्वायर बनेगा, सो आर टू इज इक्वल टू फोर आर, दस वक्त देखा हम लोग ए बाई टू। ठीक, रेसिस्टेंस क्या हो गया, चार गुना बढ़ गया। ओके, ए वन बाई ए वन के प्लेस में ये, ए टू के प्लेस में ए बाई टू, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया तो रेसिस्टेंस डबल फोर टाइम्स हो जाए, क्यों, इनवर्स रिलेशन है ना। देखो कोई चीज कम हो रही है तो कोई चीज बढ़ेगी, उसी को बोलेंगे इनवर्स रिलेशन। ठीक है, मगर पिछले वाले केस में क्या था, एरिया को बढ़ा दिए तो रेसिस्टेंस कम हो गया, एरिया को बढ़ा दिए तो रेसिस्टेंस कम हो गया, और इस केस के अंदर एरिया को कम कर रहे हैं, एरिया को कम कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, मगर आधा करें तो डबल होना था ना, डबल नहीं हो रहा, फोर टाइम्स हो रहा, क्यों ऐसा, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग केसेस है, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं हम अभी, ये वाला कौन सा केस है, ये स्ट्रेचिंग केस, स्ट्रेचिंग केस। ठीक है, गेटिंग स्ट्रेचिंग केस। और एक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, एक वायर ले लिए, उसको खींच के स्ट्रेच कर दिए, पहले जो रेडियस था आर वन था, पहले जो रेडियस था आर वन आर था, अब जो रेडियस क्या है आर टू कितना है, ये कौन सा केस है, ये स्ट्रेचिंग का केस है, ये भी स्ट्रेचिंग का केस है। ओके, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए, मगर हमें अभी एक फॉर्मूला डिराइव करके क्या था, रो वी बाई ए स्क्वायर आया था, वो फॉर्मूला यहाँ पर डाल देंगे, रो वी बाई ए स्क्वायर, ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, आर इज नथिंग बट रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर, इसके अंदर पाई आर स्क्वायर डालेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो और एक स्टेप डालो, ए के प्लेस में डालो पाई आर स्क्वायर डाल दो, होल स्क्वायर डाल दो, सो आर इज इक्वल टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर आर पावर फोर, तो आर इज इक्वल टू रो, इसका मतलब क्या समझ में आप लोगों को, इसका मतलब सॉरी वी, वी वी ए के प्लेस में पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया वी पाई आर स्क्वायर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पावर फोर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पावर फोर। ओके, तो अभी नया रिलेशन क्या आएगा हमको, आर टू बाई आर वन इज इक्वल टू आर वन बाई आर टू होल पावर फोर, आर टू ऐसी डाल दो, आर वन के प्लेस में आर डाल दो, आर वन के प्लेस में आर था,
R2 क्या था, नहीं मालूम, मालूम करना है। R2 अगर समझो R2 को हम आधा कर दी, R1 R था, R2 जो है स्विच करने की वजह से समझो आधा हो गया। ओके, तो R1 के प्लेस में R डालेंगे, इसके प्लेस में R/2 डालेंगे, होल पावर 4, ये दोनों कैंसिल, R2/R, ये 2 ऊपर आएगा तो R2 हो जाएगा 2 पावर 4। दिस इंप्लाइज दैट ये वाला R2 इज इक्वल टू 2 टू 4, 4 जाएगा, 8 टू 16, 16R हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा, R2 इज इक्वल टू 16R। ये सारे के सारे चीजें क्या है, स्ट्रेचिंग केसेस। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक खत्म करेंगे, कल इसका नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू करेंगे प्रॉब्लम से। ठीक है, थैंक यू। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर हमको एक चीज डिस्कस ये करना है कि रेसिस्टेंस जो है ना, हम रेसिस्टेंस के बारे में बात करे थे, एंड वी टोल्ड दैट रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बोल के बोले थे, एंड रेसिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, और रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी। तो इसका मतलब क्या है, वी कैन सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए इस कॉन्सेप्ट के बेस पे। ओके, तो ये जोड़ा थोड़ा हीट से लिंक्ड टॉपिक है, हीट से लिंक्ड टॉपिक। जैसे कि लीनियर एक्सपेंशन के अंदर हमने फर्स्ट ईयर के अंदर ये सीखा था कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज टेकन एज L2 माइनस L1 बाई L1 इंटू T2 माइनस T1। ये कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट ईयर में सीख चुके थे, यू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। इसको थोड़ा हम एलाबोरेटली यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज दैट टॉपिक एक्चुअली, तो इसको देखो यहाँ पर, अगर कोई रॉड है जिसका लेंथ L1 है और टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस, इसको हीट करें हम लोग, तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, L2 हो गया। जहां पर टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर जब बढ़ गया तो इसका लेंथ भी बढ़ गया। कितना लेंथ बढ़ गया, इतना लेंथ बढ़ गया, एंड उस लेंथ को बोलेंगे डेल्टा एल, इसको हम बोलेंगे डेल्टा एल। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा एल, इंक्रीज इन द लेंथ बोलेंगे। एंड ये डेल्टा एल क्या है, दोनों का डिफरेंस है, इट इज नथिंग बट डेल्टा एल इज गोइंग टू बी द डिफरेंस ऑफ द टू लेंथ्स बोलेंगे। तो ये जो है ना डिफरेंस इन द टू लेंथ्स है, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा एल। तो यहाँ पर देखो आप लोग, डेल्टा एल अगर हम ले लिए, उसको L2 माइनस L1 बोल के बोल, तो इसका मतलब क्या है, देखो, इंक्रीज इन द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल लेंथ। इंक्रीज इन द लेंथ मतलब L2 माइनस L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल लेंथ। इंक्रीज इन द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, अभी मैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखो, एक बच्चा अगर जो पैदाइशी, एक बच्चा पैदा हो गया 4 किलो का, 4 किलो मतलब बहुत काफी वजन, डेफिनेटली ये 6 से 6.5 फीट तक बढ़ेगा, 6 से 6.5 फीट तक चले जाएगा वो जब उसकी उम्र होगी 21। इसका मतलब इंक्रीज इन द हाइट डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल साइज, एक्चुअल हाइट। पैदाइशी बच्चा अगर हाइट ज्यादा है तो डेफिनेटली उम्मीद है कि बड़ा होकर ज्यादा हाइट बनेगा। इसका मतलब इंक्रीज इन द हाइट डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल हाइट। उसी तरह इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ए रॉड डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल लेंथ। और क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन द लेंथ डिपेंड्स अपॉन राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन द लेंथ डिपेंड्स अपॉन राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, उसका लेंथ बढ़ेगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज ले लो, हीट करेंगे ना तो एक्सपैंड होगा। अगर रॉड को हीट करें तो रॉड एक्सपैंड होगा। किसी मेटल प्लेट जो स्क्वायर शेप में है उसको हीट करेंगे तो उसका एरिया बढ़ेगा। कोई मेटल बॉल, शॉर्टपुट के ऐसा बॉल ले लिए जो कि मेटालिक बॉल है, उसको हीट करें तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब जिसका लेंथ को हीट करे तो लेंथ बढ़ेगा, लीनियर एक्सपेंशन। एरिया को हीट करेंगे तो एरिया बढ़ेगा, एरियल एक्सपेंशन। वॉल्यूम को हीट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसको बोलेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसी तरह रॉड हीट हो रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले आ रहे हैं, रॉड हीट होते चले, लेंथ बढ़ते चले जा रहे। तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेंगे, वी विल कंसिडर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। ओके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके हमको एक और एक चीज आएगा, L2 माइनस L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, और क्या है, T2 माइनस T1। तो हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेंगे, वी हैव टेकन द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक नया रिलेशन आ गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक नया रिलेशन आ गया। तो जब कभी भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी को निकाल देंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा, उसको बोलेंगे अल्फा, इज नथिंग बट T2 माइनस। ओके, सो अल्फा का मतलब क्या है,
अल्फा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो हम लिखे हैं यहाँ पर L2 माइनस L1, ये नीचे की तरफ L1 इंटू T2 माइनस T1। ये हम लोग जो है ना फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। वी नो अबाउट दिस इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब इसको रेसिस्टेंस से क्या ताल्लुक है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द लेंथ विद रिस्पेक्ट टू रेसिस्टेंस। अभी देखो रेसिस्टेंस में क्या बोला आप लोगों को, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बोला। उसी तरह जो है ना, जस्ट लाइक प्रीवियस केस हम जो बता रहे थे यहाँ पर, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम और चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, तो इसका मतलब दोनों का रिलेशन सेम आएगा अभी। जस्ट लाइक R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। वो क्यों? देखो एक रॉड है, एक रॉड के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और इसका टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जब बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि एटम से होल्ड करके है, ये जो टेम्परेचर है ना आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह काम करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को कट करके फ्री कर देगा। तो पहले 10 डिग्री सेल्सियस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बहुत ही कम थे। जैसा कि हम 100 डिग्री को हीट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन नंबर हैज बीन इंक्रीज्ड। इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ गया तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। पहला वाला रेसिस्टेंस था R1, नेक्स्ट वाला रेसिस्टेंस है R2। क्यों रेसिस्टेंस बढ़ गया? देखो सुबह सवेरे 6 बजे अगर आप बाजार को निकलेंगे ना तो ट्रैफिक कुछ भी नहीं रहेगी, आसानी से आप पहुंच जाएंगे। अगर 10 किलोमीटर भी जाना है तो 20 मिनट के अंदर चले जाए, 20 मिनट के अंदर चले जाए। वही 6 ओ क्लॉक के बजाय रात में शाम में 6 PM को अगर कहीं निकले ना तो ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगी, ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगी। जो 20 मिनट में आप पहुंचे थे ये 1 घंटे में पहुंचे। रीजन बिहाइंड दैट इज रेसिस्टेंस। ये जो रेसिस्टेंस है ना ट्रैफिक की तरह, एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने के लिए सेम इलेक्ट्रॉन से रुकावट बनी, इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन ही रुकावट बनी। ठीक है, अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन्स कम है, ट्रैफिक कम है, रेसिस्टेंस भी कम है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ेगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसी तरह हम जो है ना जैसा जैसा हम टेम्परेचर बढ़ाते चलेंगे रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। सो इंक्रीज इन द रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचुरल रेसिस्टेंस। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। ओके, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर हम एक नया रिलेशन बनाएंगे। क्या है वो? R2 माइनस R1 R2 minus R1 is directly proportional to R1 into T2 minus T1। Proportionality जब हम निकाल देंगे तो ये getting a constant which is called as alpha। इसको बोलेंगे हम अल्फा, अल्फा into R1 into T2 minus T। ठीक है, तो ये हमारा नया रिलेशन। सो अल्फा इज नथिंग बट लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन R2 minus R1 by R1 into T2 minus T। ठीक है, तो ये सब सिमिलर है। जैसा लेंथ में अल्फा यूज कर रहे हैं वैसा ही हम लोग रेसिस्टेंस में भी अल्फा यूज कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला, बस लेंथ को रिप्लेस करना है, रेसिस्टेंस डाल देना। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे को प्रॉब्लम्स करने की बहुत साथ देगी। दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताऊंगा। देखो आप लोग शॉर्टकट किस तरह का शॉर्टकट है। अब देखो यहाँ पर एक वायर, फॉर एग्जाम्पल एक मेजरमेंट ले लीजिए। तो इस मेजरमेंट थर्मामीटर है, समझो इसको थर्मामीटर समझिए। तो ये जो है थर्मामीटर है और रेसिस्टेंस मेजर करने का एक डिवाइस है समझो। अब देखो यहां पर जो है ना 20 डिग्री सेल्सियस, जब 20 डिग्री सेल्सियस है तो रेसिस्टेंस कितना है? लेट अस इमेजिन 20 ओम्स। ओके, जब अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो रेसिस्टेंस समझो 30 ओम्स होता है। देखो जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ रहा रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा, मगर टेम्परेचर 20 से 100 को जा रहा और ये टेम्परेचर रेसिस्टेंस जो है 20 से 30 को जा रहा। अब हमको जो है ना 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर 20 ओम्स है, 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर 30 ओम्स है तो व्हाट इज द रेसिस्टेंस एट 40 डिग्री सेल्सियस को पूछ। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन। देखो अच्छी तरह से समझो क्वेश्चन को, मैं आप लोगों को शॉर्टकट समझा दूंगा। पर 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर एक वायर का रेसिस्टेंस, देखो आई एम टेकिंग ए वायर और एक वायर ले, सेम वायर है। अब इसका रेसिस्टेंस कितना है? इसका रेसिस्टेंस है 20 ओम्स और इसका टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस।
सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर 20 ओम्स है। जैसा कि हम इसको हीट करते करते अगर 100 डिग्री सेल्सियस को लेकर चले गए तो उसका लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा मतलब रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेसिस्टेंस कितना है यहाँ पर? इट इज गोइंग टू बी 30 ओम्स। ठीक है, रेसिस्टेंस में बढ़ेगा। ओके, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ओके, जब रेसिस्टेंस अभी बढ़ गया तो अब 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना रेसिस्टेंस है कैसे मालूम करेंगे आपको? कैसे मालूम करेंगे आपको? अब देखो यहाँ पर जनरली बुक्स के अंदर क्या मेथड रहता? अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू T2 माइनस T। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो R2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता? R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 इंटू अल्फा T2 माइनस T। ठीक है, तो नाउ जस्ट सी हियर, इसको अगर R2 हम ले लेंगे तो R1 को उस तरफ भेज देंगे तो R1 कॉमन हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, अगर हमारे पास R1 है 20 ओम्स तो R2 मालूम करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे जनरली हम लोग। क्या बोल के R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा। अल्फा वैल्यू नहीं दिया ना, अल्फा वैल्यू नहीं दिया यहाँ पर, तो क्या करेंगे फिर? तो इसी तरह का फॉर्मूला और एक भी डालेंगे। ये एक फॉर्मूला है अल्फा का, ये R1 R2 है। फिर इसको अगर R3 समझेंगे तो दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज R2, दिस इज R1 एंड दिस इज R3। ओके, तो ये फॉर्मूला हमको अल्फा मौजूद नहीं है यहाँ पर, तो हमको जो है ना कॉम्प्लेक्स मेथड यूज करना पड़ेगा। फिर और क्या करेंगे? अल्फा इज इक्वल टू R3 माइनस R2 बाई R2 इंटू कितना है टेम्परेचर डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर T3 माइनस T2 लेना पड़ेगा। अगर समझो ये टेम्परेचर T1 है और ये T2 है और ये T3 है, क्योंकि अल्फा नहीं दिया तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स मेथड यूज करना पड़ेगा। अब ये भी अल्फा सेम होगा, ये भी अल्फा सेम होगा, दोनों को इक्वल करेंगे अभी। तो R3 माइनस R2 बाई R2 इंटू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू T2 माइनस T1। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स मेथड यूज करके हम सॉल्व करते हैं जनरली बुक्स के अंदर। मगर मेरे पास इसका आसान सोल्यूशन, अभी देखो क्या क्या है इसका शॉर्टकट, अच्छी तरह से आप देखो। ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस पे 20 ओम्स। ओके, अब हमको मालूम करना क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस कितना है वो मालूम करना, और हमको ये भी मालूम है कि 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर उसका रेसिस्टेंस कितना है? 30 ओम्स। अब ये मालूम करना है। इसके लिए आसान तरीका क्या है मालूम? अब फॉर एग्जाम्पल ये हो गया C, ये समझो C सेल्सियस स्केल, और ये R अननोन रेसिस्टेंस R है व्हिच इज नॉट नोन टू अस। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है हीट के अंदर, थर्मामेट्री के कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। थर्मामेट्री का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा? रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट्स डिवाइडेड बाय हायर फिक्स्ड पॉइंट्स माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि रीडिंग का मतलब यहां पर रीडिंग C समझो, C माइनस C माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब 20, इसके बाद हायर माइनस लोअर मतलब 100 माइनस 20। ओके, विच इज इक्वल टू रीडिंग यहां पर क्या है? R माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 20, हायर कितना है? 30 माइनस 20। ये हो गया आपका आसान सा फॉर्मूला। ओके, आसान सा फॉर्मूला। सो यहां पर सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, हायर माइनस लोअर, यहां पर रीडिंग माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। ये कॉन्सेप्ट किसका है? थर्मामीटर का कॉन्सेप्ट। अब हम थर्मामीटर के कॉन्सेप्ट लेकर सॉल्व करेंगे। अब C का वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इट इज टेकन एज 40। तो 40 ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो 40 माइनस 20 इज 20 एंड 100 माइनस 20 इज हाउ मच? 80। तो R माइनस 20 डिवाइड बाय 30 माइनस 20 इज 10। तो ये चलेगा। तो हमारे पास क्या है अभी? दिस इंप्लाइज दैट R माइनस 20 इज इक्वल टू 20 by 80। 20 by 80 क्या डाल सकते हैं? 4 2 8, 4 5 20। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 2.5। कितना? देखो 4 2 8, 4 5 25 by 2 which is nothing but 2.5। therefore R is equal to 2.5 plus 20 which is nothing but 22.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो व्हाट इज आवर आंसर हियर? 40 डिग्री सेल्सियस के पास कितना है आंसर यहाँ पर? देखो अच्छी तरह से। So 40 minus 20 is nothing but 20, 100 minus 20 is nothing but 80. So R minus 20। तो यहाँ पर हमको अननोन वैल्यू सिर्फ ये बेसिक फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। ओके, therefore the unknown value अगर ये 20 है, ये 30 है, तो ये क्या है? 22.5। ओके, तो we can solve the problem like this. This is called as coefficient of linear expansion का concept। ओके, so linear expansion का concept। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? the most important thing is how to apply Kirchhoff's laws। ओके, किरचॉफ्स लॉस किस तरह अप्लाई करना? बहुत सारा कंफ्यूजन है किरचॉफ्स लॉस के अंदर। सो सबसे पहले हम लोग फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाएंगे आपको।
तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है? व्हाट इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ? एक्सप्लेन। सो अगर ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये वाला I4 है, ये वाला I5 है, एंड दिस इज कॉल्ड एज जंक्शन। ये वाला क्या है? जंक्शन है। दिस इज कॉल्ड एज जंक्शन हियर। ओके, तो इफ यू टेक ए कंसीडर जंक्शन हियर, तो these two, the sum of the currents meeting at the junction is equal to sum of the currents leaving the junction। जो भी करंट्स जंक्शन, ये जंक्शन है ना, जंक्शन के पास मीट हो रहे हैं और जो कि जंक्शन से अलग जा रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, तो जो मीट हो रहे हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ व्हाट डज इट एक्सप्लेन हियर? द सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। मतलब जो जंक्शन की तरफ जा रहे हैं वो, दैट विल बी इक्वल टू द करंट्स व्हिच इज लीविंग द जंक्शन व्हिच इज टेकन एज I3 प्लस I4 प्लस I5। ये हो गया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, so this is called as first law here। so when Kirchhoff's first law is understood, then we have to go for what is the second law। second law के अंदर क्या है? second law, Kirchhoff's second law को जाने से पहले थोड़े कॉन्सेप्ट्स हमको समझना है। अब देखो यहाँ पर there is a resistance R and this is a current I। okay, now one more example I will take। this is a current I and resistance R। now one more thing is there is a battery and here also one battery। this is positive and this is negative, this is positive and this is negative। उसके बाद हम कंसीडर करेंगे लूप का डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ ए लूप। यहाँ पर लूप का डायरेक्शन राइट साइड है और यहाँ पर लूप का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है। यहाँ पर लूप का डायरेक्शन राइट साइड है और यहाँ पर लूप का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है। यहाँ पर कंफ्यूजन होते बच्चे, थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन होते। ये देखो मैं आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। लूप का मतलब क्या है? एक्चुअली लूप मतलब वो डायरेक्शन जो हम कंसिडर करते हैं, व्हाट आर द डायरेक्शन वी आर गोइंग टू कंसिडर। ओके, सो ये डायरेक्शन हमने कंसिडर किया, ये डायरेक्शन हमने कंसिडर किया, ये नेचुरल डायरेक्शन ऑफ द करंट है। देखो अच्छी तरह से मैं इसको अपन नेचुरल तरीके से मैं समझाऊंगा। जब कभी भी पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है, पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब क्या है? यहां पर हाइट ज्यादा है और यहां पर हाइट कम, तभी तो पानी इस तरफ जाएगा। वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल लेवल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो ये करंट का डायरेक्शन है। तो अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो हमको ऑलरेडी समझ में आना चाहिए कि ये ज्यादा हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लोअर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जस्ट लाइक पानी जो है ना ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ बहेगा, उसी तरह जो है करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहेगा। ओके, तो यहाँ पर भी ये वाला हायर पोटेंशियल है, ये वाला लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि पानी जैसा बहेगा हायर से लोअर को, यहाँ पर करंट भी हायर से लोअर को जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये भी लूप है जो कि हमने कंसिडर किया, और ये जो बोलते हैं हम इसको EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए बैटरी। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए बैटरी है। ओके, तो यहाँ पर देखो लूप का डायरेक्शन मतलब जो डायरेक्शन हमने लिया है वो हायर टू लोअर है। लूप का डायरेक्शन क्या है? ये हमेशा याद रखो कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये लोअर पोटेंशियल। दिस इज अ हायर पोटेंशियल, दिस इज अ लोअर पोटेंशियल। अगर तुम्हारा लूप हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, देन वी कंसिडर दिस एज -E। क्यों? कोई बच्चा हायर क्लास से लोअर क्लास को आ गया, उल्टा रिवर्स, हालांकि जाना चाहे तो लोअर से हायर, वो फेल हो गया, हायर से लोअर क्लास में आकर गिर गया, मतलब माइनस हो गया। और यहाँ पर देखो हमेशा जो है पॉजिटिव हायर पोटेंशियल है और नेगेटिव लोअर पोटेंशियल है। तुम्हारा लूप लेफ्ट डायरेक्शन में है, लोअर टू हायर जा रहा है, मतलब इट इज टेकन एज +E। ओके, whenever you are moving towards lower to higher it is taken as +E, when you are moving from higher to lower it is taken as -E। और यहाँ पर तुम्हारा लूप का डायरेक्शन क्या है? हायर से लोअर तक, तो यहां पर भी पोटेंशियल क्या होगा? -I इंटू आर, -I इंटू आर। क्यों? पोटेंशियल ओम्स लॉ के मुताबिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू IR। ओके, तो यहां पर जो है हायर से लोअर करंट भी जा रहा, तुम जो लूप कंसिडर करें वो भी हायर से लोअर है, तो हमने क्या किया? -IR डाल दिया। और यहाँ पर लूप का करंट का डायरेक्शन हायर से लोअर, वो तो नेचुरल है, हमने लूप किस तरफ लिया? लोअर टू हायर लिया। लोअर टू हायर मतलब +IR, +I इंटू आर। मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। देखो जब कभी भी एक जबरदस्त स्विमर है, फ्लड्स का वाटर जार, फ्लड्स के वाटर के अंदर एक आम आदमी गिर गया जिसको स्विमिंग बहुत कम आता है, स्विमिंग में उतना परफेक्ट नहीं है, वो फ्लड्स के अंदर गिर गया। तो कितना भी तैरे वो, उसका जो स्विमिंग कैपेसिटी है पानी से कम है, समझो वो पानी में बहकर चले जाए। ओके, तो स्विमर जो है पानी के साथ अगर बह के चले जाएगा तो उसकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, वो माइनस हो जाए, फैमिली में से एक नंबर माइनस हो जाए। ओके, तो पानी के साथ अगर आदमी बहकर चले गया तो समझो उसको तैरना नहीं आता और वो माइनस हो गया फैमिली के अंदर से। अगर जो स्विमर
फ्लड्स का बहाव इस तरफ है और वो फ्लड्स के अगेंस्ट तैर कर सक रहा है, तैरने की कैपेसिटी उसके अंदर फुर्तीला है, बहुत स्ट्रांग है, तैरना उसको अच्छी तरह से आता है, परफेक्ट स्विमर है, और पानी के खिलाफ जा रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है, वो बचेगा, वो बचेगा। ओके, तो ही विल गो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए वाटर। पानी का बहाव मतलब करंट का बहाव। अब पानी के साथ चलेगा तो माइनस उसकी जिंदगी, और पानी के अगेंस्ट अगर बह सक रहा तो प्लस हो गया, तो डिस अगेंस्ट प्लस आएगा। तो किरचॉफ सेकंड लॉ को समझाने से पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। अब मैं आप लोगों को एक सर्क्यूट देकर बताता हूं कि किस तरह हम कंसिडर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए बैटरी, दिस इज अ रेसिस्टेंस, दिस इज अनदर बैटरी, दिस इज अनदर रेसिस्टेंस। ओके, अब देखो यहाँ पर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये रेसिस्टेंस R1 और ये ईएमएफ E1, ये ईएमएफ E2, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये रेसिस्टेंस R। ठीक है, तो एक छोटा सा सर्क्यूट लिया मैं। अब इस सर्क्यूट पे किरचॉफ सेकंड लॉ किस तरह अप्लाई होगा, हाउ द किरचॉफ लॉ इज गोइंग टू बी अप्लाइड, लेट अस सी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा, करंट I1 समझो, ये है करंट I2, करंट I1, ये वाला करंट I2। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, लूप डायरेक्शन हम ही देंगे। वी आर गोइंग टू गिव द लूप डायरेक्शन। समझो हमने लूप इस तरह दे दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप दे। लूप का मतलब डायरेक्शन हम खुद देंगे सर्क्यूट के अंदर, इक्वेशंस फ्रेम करने के लिए जब हम खुद लूप का डायरेक्शन देंगे। ओके, हम खुद लूप का डायरेक्शन अगर देंगे तब बोलेंगे हमारा लूप का डायरेक्शन क्या है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसा करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन। हाउ डू यू राइट द इक्वेशन फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। अब देखो ये I इंटू आर, हमारा लूप इस तरह है, इस तरह है। तो करंट डायरेक्शन ऐसा है, लूप डायरेक्शन भी सेम है, लूप और करंट सेम डायरेक्शन में, तो डालेंगे -I1 R। और बैटरी का देख लो अच्छी तरह से, लूप डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में है, तो एंटी मतलब इस तरफ, लोअर पोटेंशियल माइनस टू प्लस मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, डालेंगे E1। ओके, अब यहां पर नीचे देखो, नीचे जो है ना लूप इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में मतलब ये डायरेक्शन हो गया, हमारा लूप का डायरेक्शन ये हो गया, तो ये होगा हायर और ये होगा लोअर। तो हमारा लूप का डायरेक्शन है हायर से लोअर की तरफ जा रहा, मतलब नेगेटिव में चले जाएगा, -E2 हो जाए, -E2 हो जाए। ठीक है, इज गोइंग टू बिकम माइनस। ठीक, सो नेक्स्ट, और क्या है, ये वाला भी करंट डायरेक्शन इस तरफ है और लूप डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट है, लूप का इस तरफ, करंट का इस तरफ, मतलब वी कैन राइट दिस एज प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हम इक्वेशंस को फ्रेम करेंगे, जब कभी भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा तो इस तरह के इक्वेशंस को फ्रेम करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सर्क्यूट इसी तरह एक्सटेंड होगा, तो ये दोनों I1 I2 मिलकर बाहर आएंगे, इज गोइंग टू बिकम I1 प्लस I2। ओके, ये डायरेक्शन में है। तो इसका लूप का जो फॉर्मूला है ना इस तरह डालेंगे। किरचॉफ्स लॉ का सेकंड लॉ क्या बता रहा हूं, जिस तरह फर्स्ट लॉ व्हाट इट वाज एक्सप्लेनिंग, फर्स्ट लॉ क्या बता रहा था, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा I इज इक्वल टू 0, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, द करंट्स व्हिच आर मीटिंग एट द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, द करंट्स व्हिच आर लीविंग द जंक्शन, जंक्शन छोड़ के चले जा रहे वो लोग, उसको हम नेगेटिव में लेंगे, which is equal to 0। इसका मतलब ये है, the algebraic sum of the currents is equal to 0 का मतलब क्या है, the currents which are meeting at the junction is taken as positive, the currents leaving the junction is taken as negative। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को हम डालेंगे 0। ओके, हम डालेंगे 0, तभी इसी से ये इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट, सेकंड लॉ का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, व्हाट डज इट यूज। सेकंड लॉ का मतलब क्या है, the algebraic sum of EMFs plus the algebraic sum of the potential drops is equal to 0। Okay, the algebraic sum of the EMFs plus algebraic sum of the potential drops is equal to 0। potential drop का मतलब क्या है, potential drop is nothing but V is equal to IR, ओम्स लॉ के मुताबिक। EMF का मतलब E, ठीक है, EMF का मतलब E। तो ये हो गया किरचॉफ सेकंड लॉ का सिंपल एप्लीकेशन, हमने आपको समझा दिया। the combination of EMF the cells and the combination of potential drops, potential drop का मतलब I into R, ये सारे के सारे मिलकर जो है किरचॉफ सेकंड लॉ बना। हम आपको अब समझाएंगे हाउ कैन वी अप्लाई द किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर ए सिंपल सर्क्यूट। सिंपल सर्क्यूट का मतलब एक बल्ब है, एक बल्ब है। ओके, बल्ब क्यों लेंगे, हम कंफ्यूज करेंगे नहीं आप लोगों को। एक रेजिस्टेंस ले लेंगे क्या क्लास, और सेल ले लेंगे, सेल के अंदर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और बैटरी यहाँ पर है, बैटरी का ईएमएफ जो है ई। ओके, तो अभी देख लो अच्छी तरह से आप लोग, हमने एक बैटरी लिया, दो रेजिस्टेंस लिए,
हर बैटरी के अंदर थोड़ा इंटरनल रेसिस्टेंस रहता है, वो स्मॉल आर की तरफ, वी विल गिव दैट इज एज अ स्मॉल आर। नाउ द करंट ऑलवेज फ्लोज इन दिस डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, अच्छी तरह से देख लो आप। करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, और यहां पर इस डायरेक्शन के अंदर करंट होगा। क्यों ऐसा? बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाइयर से लोअर की तरफ करंट पास होगा। पानी जिस तरह हमेशा हाइट्स, ज्यादा हाइट से कम कम हाइट की तरफ बहेगा, उसी तरह जो है करंट इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, गोइंग टू बी फ्रॉम हाइयर टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो अब हम इसको, हम लूप क्या लेंगे, आपकी मर्जी, लूप कुछ भी ले सकते हैं। हम ले सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज लिए तो क्लॉकवाइज लो, एंटी क्लॉकवाइज लिए तो एंटी क्लॉकवाइज लो, दोनों ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वरना मैं आपको समझाऊंगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों लेकर समझाऊंगा। ओके, कि क्या होता, दोनों अगर ले लिए ना, एंटी क्लॉकवाइज लिए तो वही इक्वेशन आता, क्लॉकवाइज लिए तो भी वही इक्वेशन आता, कोई अलग इक्वेशन फॉर्म नहीं। सो लेट मी टेक नाउ, अगर मैं यहां पर एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं और यहां पर क्लॉकवाइज ले रहा हूं और किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर रहा हूं, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके बता रहा हूं कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लिए तो वही इक्वेशन आएगा, क्लॉकवाइज लिए तो वही इक्वेशन आएगा। ये आपकी मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं आप लूप का डायरेक्शन। यू कैन टेक एनीथिंग एज अ लूप डायरेक्शन हो, जस्ट सी दैट। ओके, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके बता रहा हूं मैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप लेंगे हम लोग, एंटी मतलब इस तरफ जाएगा लूप, और ये होगा हाइयर पोटेंशियल और ये होगा लोअर। तो हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, हाइयर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ, मतलब ये होगा माइनस ई। और ये जो करंट है ना इस डायरेक्शन में जा रहा है, लूप इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आप पानी के अगेंस्ट तैर सक रहे, मतलब जिंदा रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, मरेंगे नहीं आप लोग। तो पानी है नहीं करंट, ये करंट, लूप इस डायरेक्शन में है, तो करंट और लूप ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब आप जिंदा है। तो माइनस प्लस आई इंटू स्मॉल आर, और यहां पर भी क्या है, लूप डायरेक्शन ऐसा है, ये डायरेक्शन में है और करंट डायरेक्शन अपोजिट, तो ये भी हो जाएगा प्लस आई इंटू कैपिटल विच इज इक्वल टू जी। अब यहाँ पर देखो करंट का इक्वेशन हम फ्रेम करेंगे, तो आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल डालेंगे और ई डालेंगे उस तरफ। ओके, तो आई होगा क्या होगा, आई आई होगा ई बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल। तो आई का इक्वेशन बन गया, हम क्या किए थे, मतलब माइनस को राइट से डाल दिए तो प्लस हो जाएगा, आई को कॉमन कर दिए तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल हो जाएगा। तो हमने करंट का इक्वेशन फ्रेम किया, किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करके हमने करंट का इक्वेशन बनाया। ओके, वेयर करंट इज नथिंग बट टोटल ईएमएफ बाय सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड कैपिटल। अब यहां पर डाल के बताएंगे हम लोग कि करंट का डायरेक्शन है, इक्वेशन सेम ऐसी आएगा, कोई दूसरा इक्वेशन नहीं बनेगा। अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ले, मतलब इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में लूप जाएगा, इस डायरेक्शन में लूप जा रहा, मतलब लोअर से हायर की तरफ जा रहा, लूप ऐसा है, तो ऐसा जाएगा लोअर से हायर, मतलब पॉजिटिव होगा, ईएमएफ पॉजिटिव होगा यहाँ पर। और ये जो करंट डायरेक्शन ऐसा है और लूप डायरेक्शन भी ऐसा है, मतलब पानी के साथ बह के चले जाएंगे, मर जाएंगे आप लोग। तो आई टू स्मॉल, और यहाँ पर जो है करंट डायरेक्शन लूप डायरेक्शन सेम है, विच इज टेकन एज आई टू कैपिटल, विच इज टेकन एज जीरो। ठीक है, जीरो हो जाएगा यहाँ पर भी, तो ई ऐसे रख दो, आई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल कॉमन कर दो, राइट साइड जाएंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो दोनों को आई कॉमन कर दिए, तो आई का इक्वेशन क्या बना हमारा, आई इज इक्वल टू ई बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल। तो दोनों के पास, इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग द सेम इक्वेशन, इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग द सेम इक्वेशन। तो एक सिंपल सर्क्यूट के अंदर, एक सिंपल सर्क्यूट के अंदर किरचॉफ लॉ अप्लाई करके हम किस तरह इक्वेशन को फ्रेम करेंगे, ये एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा। एक सेल ले लिया, एक इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अच्छा, सेल के बारे में थोड़ा डिटेल से हम समझेंगे कि ये सेल कैसे काम करेगा, हाउ द सेल इज गोइंग टू एक्ट। एक बैटरी है, एक बैटरी है, ठीक, और एक बल्ब है। ये हो गया आपका बल्ब। ओके, बल्ब इज ग्लोइंग बिकॉज करंट इज पासिंग टू द बल्ब, करंट पास हो रहा है बल्ब के अंदर। ओके, इज गोइंग टू पास थ्रू ए बल्ब। नेक्स्ट, तो ये एक सिंपल सर्क्यूट में यूज कर रहा हूं। अगर इसी सिंपल सर्क्यूट को हम बैटरी के डायग्राम के साथ यूज करेंगे, तो लेट अस टेक वन बैटरी ऑफ हियर। So inside the battery, what is happening? There are two plates forming here. बैटरी मतलब क्या है, अगर बैटरी को रियलिस्टिक बैटरी अगर लेंगे तो क्या होगा, ये तो बैटरी का सिंबल है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये रियलिस्टिक बैटरी है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो यहां से हम लोग सर्क्यूट को ड्रॉ करेंगे, जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द सर्क्यूट हियर। सर्क्यूट को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर भी एक बल्ब है,
तो हमने बल्ब लिया, बल्ब ग्लो हो रहा है, गोइंग टू ग्लो हियर। तो हियर अब ये देखो, ये तो बैटरी का सिंबल हुआ, ये ओरिजिनल बैटरी बैटरी और ओरिजिनल बैटरी के अंदर क्या क्या रहेंगे? ये हो गया कॉपर, कॉपर के दो प्लेट्स रहेंगे। आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर सीखे होंगे ये चीजें, यू वुड हैव लर्नड दिस इन केमिस्ट्री। अब और क्या चीज लेंगे हम लोग? समझो ये एक जो है ना इलेक्ट्रोलाइट है, बैटरी के अंदर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है? CuSO4, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिए हम लोग। एक बैटरी किस तरह काम करेगी, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो बैटरी के अंदर दो कॉपर प्लेट्स है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, एनोड और एक कैथोड। और ये इलेक्ट्रोलाइट है विच इज टेकन एज CuSO4। अब देखो ये क्या है? हाइयर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, और हमेशा करंट जो फ्लो होगा हाइयर से लोअर की तरफ आएगा। ठीक है, अच्छा हम इन सारे कॉम्बिनेशन को एक अच्छा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। इन तमाम कॉम्बिनेशन को हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाएंगे। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल विच विल मेक यू अंडरस्टैंड फॉरएवर, आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर आई एम गोइंग टू कंसिडर ए टैंक। एक टैंक ले लिया, टैंक के बीच में एक दीवार है, देयर इज ए वॉल, और इस टैंक के अंदर पानी यहां तक है और यहां तक देयर इज ए वाटर लेवल हियर एंड दिस इज ए वाटर लेवल। दिस इज टेकन एज हायर पोटेंशियल, दिस इज टेकन एज लोअर पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। देन व्हाट हैपेंस? समझो समझो यहां पर थोड़ा सा होल डाल दिए तो क्या होगा? व्हाट्स गोइंग टू हैपन? पानी यहां से जाकर यहां पर गिरेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अपने आप जाएगा पानी। देयर इज नो नीड ऑफ एनी बैटरी, बैटरी की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। देयर इज नो नीड ऑफ बैटरी। सॉरी सॉरी कनेक्शन में आ गया। ओके, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो पानी जो है हायर से लोअर की तरफ जाएगा। अब ये साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू होना है, तो पानी को लोअर से हायर तक भी जाना है, वाटर हैज टू गो फ्रॉम लोअर टू हायर सो दैट दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। सो दिस इज अ सिंपल सर्किट ऑफ ए बल्ब एंड दिस इज इक्वल टू ए बैटरी। अब ये बैटरी किस तरह काम करेगी, हम गोइंग टू एक्सप्लेन बाय यूजिंग अ टैंक हियर। ओके, अब देखो ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल। हायर से वाटर लोअर आने के लिए पानी खुद ब खुद आएगा, पानी खुद ब खुद आएगा। हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल को इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। हायर से लोअर को अपने आप पानी गिरेगा। अगर पानी को हम लोअर से हायर तक ले जाना है तो हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत है। okay? अगर लोअर से हायर तक ले जाना है तो उसको इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत है। हायर से लोअर आने के लिए कोई इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत नहीं है, और हायर टू लोअर को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। जब पानी लोअर से हायर तक जाना है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं आप लोगों को। समझो आपको पानी, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो बोर है ना, मोटर है, मोटर ऑन करेंगे। मोटर ऑन करेंगे तो जमीन जो पानी है, जमीन में का जो पानी है पहले जाएगा सिंटेक्स टैंक के ऊपर। तो नीचे से ऊपर ले जाने के लिए पानी को हमको क्या चाहिए? मोटर चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चाहिए, पानी को पंप करने के लिए फोर्स चाहिए। तो सबसे पहले लोअर से हायर जाना है, तो टैंक कहां रहेगा? बिल्डिंग के सबसे ऊपर, टेरेस के ऊपर टैंक है। तो पानी को हम नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाने के लिए हमको क्या चाहिए? मोटर की जरूरत है। बगैर मोटर के पानी नीचे से ऊपर जाएगा नहीं। ओके, तो पानी को जाने के लिए मोटर की जरूरत है, यहां पर ऐसा सेम। ओके, तो और हायर से लोअर, एक मर्तबा टैंक के अंदर पानी फुल हो गया तो बिल्डिंग के कोई भी रूम के अंदर जाकर वॉशरूम में अगर पानी का टैप ओपन करो पानी गिरेगा। वॉश बेसिन चूल्हे के अंदर यानी कि किचन के अंदर जाकर वॉश बेसिन ऑन कर दिए तो वहां पर भी पानी आएगा। ऊपर से नीचे पानी आने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पानी आएगा, कोई फोर्स की जरूरत नहीं, मगर नीचे से ऊपर ले आने के लिए फोर्स की जरूरत है। उसी तरह जो है बैटरी के अंदर, अब थोड़ा मैं आपको इजी से समझाने की कोशिश करूंगा, अगर ये अगर समझ में आ गया बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब हम इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो कॉपर प्लेट्स हैं, एक एनोड है एक कैथोड। तो हाइयर पोटेंशियल बोलते हैं, एक कैथोड को यानी कि एनोड को हाइयर पोटेंशियल बोलते हैं, कैथोड को लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। अब देखो जो करंट है ना हाइयर से लोअर तक अपने आप चले जाएगा, हाइयर से लोअर तक अपने आप चले जाएगा। जैसा पानी जो है सिंटेक्स टैंक से नीचे आएगा, हर घर के अंदर, हर रूम के अंदर अपने आप आ जाएगा, हाइयर टू लोअर करंट अपने आप चले जाएगा। मगर यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है, इसको अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। अब यहाँ पर जो है लोअर से हाइयर तक जाना है पानी, कहां से? एनोड से कैथोड तक पानी को बहना है। तो एनोड से कैथोड तक पानी जाने के लिए जिस तरह इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जरूरत है। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा कहां से?
इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज कमिंग फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन। और वो केमिकल रिएक्शन क्या है? CuSO4 gives rise to Cu2 plus SO4 2 माइनस, ये केमिकल रिएक्शन। हाँ, और इस केमिकल रिएक्शन का नाम हम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं आप लोग। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज नथिंग बट केमिकल रिएक्शन। जब ये केमिकल रिएक्शन होगा अंदर, तो करंट फ्लो होगा अंदर। तो बाहर जो करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, अंदर बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो होगा किसकी वजह से होगा? वो होगा आयंस की वजह से, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। अब ये Cu2 प्लस कहां जाएगा? Cu2 प्लस जाएगा एनोड की तरफ, यानी कैथोड की तरफ। पॉजिटिव है ना, कैथोड की तरफ जाएगा। और SO4 2 माइनस कहां पर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इस तरह जो भी केमिकल प्रोसेस अंदर चलेगा, यानी कि ये वाला प्रोसेस, CuSO4 गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cu2 प्लस एंड SO4 2। इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, डिवाइड होगा आयंस के अंदर, और एक नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा। इस तरह जो है ना, आयंस की वजह से अंदर करंट पास होगा, और वो करंट जो पास होगा अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। ओके, तो बैटरी के अंदर जो करंट पास होगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से होगा, और बैटरी से बाहर जो पास होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होगा। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बैटरी। तो बैटरी के अंदर जो करंट पास होगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे, एंड दैट इज गिवन बाय लेटर ई। और जो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, और बाहर यानी कि बैटरी के बाहर जो पास होगा करंट, हायर से लोअर की तरफ जाएगा। ओके, जिस तरह पानी का बहाव हायर से लोअर खुद ब खुद जाएगा, फिर लोअर से हायर को जो है ना मोटर की जरूरत है। यहां पर भी लोअर से हायर के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जरूरत है। ये मोटर का काम कौन करेगा? केमिकल रिएक्शन कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या काम कर रहा है? ये मोटर का काम कर रहा है। तो इस तरह जो है ना साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। इस तरह साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। हायर से लोअर जाएगा, फिर लोअर से हायर, हायर से लोअर जाएगा, फिर लोअर से हायर। सुबह सुबह आप इलेक्ट्रिक मोटर यूज करके टैंक भरेंगे, और टैंक में से पानी आएगा दूसरे रूम्स को, फिर टैंक खाली होगा, फिर इलेक्ट्रिक मोटर जमीन के पानी को जो है टैंक में डालेंगे, फिर टैंक में से, इस तरह साइक्लिक प्रोसेस होता रहेगा। ये दिस प्रोसेस इज गोइंग टू कंटिन्यू। ओके, तो हाउ, ठीक है। अब यहां पर देख लो, एवरी बैटरी इज हैविंग इंटरनल रेसिस्टेंस। हर बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेसिस्टेंस रहेगा, बहुत ही कम रहेगा अगर रहेगा। अच्छा, ये इंटरनल रेसिस्टेंस कहां से आ रहा? Where are you going to get this internal resistance from? Okay, अब इस बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, that internal resistance is given by small r. Okay, this internal resistance in the battery कहां से आएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस एक तो एनोड की वजह से आएगा, एक तो कैथोड की वजह से आएगा, और तीसरा जो है ना इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आएगा। इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आएगा। क्यों? क्योंकि करंट को एनोड से इलेक्ट्रोलाइट में आना है, फिर इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड से इलेक्ट्रोलाइट को आना है, इलेक्ट्रोलाइट से फिर एनोड को जाना है। तो ये प्रोसेस के अंदर करंट को जो अपोजिशन पावर मिलेगा, अपोज करेगा ये एनोड, ये कैथोड भी अपोज करेगा, इलेक्ट्रोलाइट भी अपोज करेगा, और ये एनोड भी अपोज करेगा। ये देखो करंट यहां से यहां तक जाएगा। अंदर जो करंट पास होगा आयंस की वजह से होगा, बाहर जो करंट पास होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। सो द current produced inside the battery is because of ions which are caused by the electrolysis process, and outside the electrons are moving from higher to, I mean, current is passing from higher to lower potential. So internal resistance बोल के बोलते हैं इसको, this is called as internal resistance always. तो internal resistance कहाँ पे रहता है? यहाँ बैटरी के बाजू में स्मॉल r बोल के डालते हैं। Okay, after every battery there is a small resistance small r, and that is given as an internal resistance. कहाँ से internal resistance आ रहा? Internal resistance because of three things. One is cathode, one is electrolyte, one is anode. ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा बैटरी का डायग्राम। और बैटरी की सारे के सारे चीजें इसके अंदर आ गई। वी गेट एवरीथिंग रिगार्डिंग द बैटरी। सो बैटरी के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आ गया। नाउ अब यहां पर देखो, फॉर एग्जांपल एक बैटरी ऐसा है, और एक बैटरी ले रहे लोग इस तरह है, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी ले रहे। ओके, तो इक्वेशन किस तरह फ्रेम करेंगे हम ये समझाएंगे आप लोगों को। दिस इज टेकन एज E1, दिस इज R1, दिस इज टेकन एज E2, दिस इज टेकन एज R2। ये होगा कैपिटल, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते रहेंगे आप लोगों को। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम हियर। अभी देखो करंट डायरेक्शन क्या होगा? करंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ओके, और करंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। तो हाउ आर यू गोइंग टू अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ फॉर दिस टाइप ऑफ सर्क्यूट्स हियर? तो हमारी मर्जी, लूप कुछ भी ले लो, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप ले रहा हूं, तो करंट डायरेक्शन लूप डायरेक्शन सेम, मतलब I into R2, और ये बैटरी का डायरेक्शन लोअर से हायर की तरफ जा रहा, मतलब सो ये लूप और ये करंट सेम डायरेक्शन में, तो माइनस लेंगे।
फिर ये वाला लोअर से हायर की तरफ जा रहा लूप, हमारा लूप एंटी क्लॉकवाइज में है, तो ये होगा E2। फिर करंट डायरेक्शन और लूप डायरेक्शन सेम, माइनस आई इंटू R1। और करंट डायरेक्शन बैटरी जो है ना, ये लूप डायरेक्शन लोअर टू हायर तरीके से, लूप डायरेक्शन लोअर से हायर की तरफ जा रहा, वी राइट इट एज प्लस E1 इज इक्वल टू 0। तो किरचॉफ सेकंड लॉ हम इस पे अप्लाई करते हैं। अभी क्या हुआ यहाँ पर, सो नेगेटिव टर्म्स राइट साइड डाल दो, E2 प्लस E1 बनेगा अंदर की तरफ, और जो भी नेगेटिव राइट साइड भेज दो, I R1 प्लस I R2। तो करंट को अगर कॉमन कर दिए, ओके। अच्छा, और एक चीज भूल गए हम लोग, इसको भी डालना है ना, इसको हम भूल गए, टू ड्रॉ दिस वन आल्सो। तो ये भूल गए हम लोग, करंट डायरेक्शन लूप डायरेक्शन सेम है, माइनस आई इंटू कैपिटल, माइनस आई इंटू कैपिटल। तो इसको भी राइट साइड ले लो, विच इज इक्वल टू 0 ना, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ के मुताबिक क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप है, डाल दिए, ईएमएफ है, डाल दिए, पोटेंशियल ड्रॉप है, डाल दिए, ईएमएफ है, डाल दिए, यहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप है, डाल दिए। तो पोटेंशियल ड्रॉप्स कितने हैं, 1 2 3, ईएमएफ कितने हैं, सिर्फ 2 है। तो यहां पर और एक चीज ऐड होगी, आई इंटू कैपिटल, ठीक है। अब देखो आई को अगर हम कॉमन कर दिए तो बचेगा क्या, यहाँ पर न्यूमरेटर में E2 प्लस E1, या आर्डर से डालो आप लोग, E1 प्लस E2 आर्डर से डाल देंगे, डिवाइडेड बाई और इसको कॉमन करेंगे, करंट को कॉमन करेंगे तो क्या आ रहा, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल। तो इस तरह इक्वेशंस फ्रेम करना हम सिखा रहे हैं आप लोग बेसिक से, वी हैव टू फ्रेम द इक्वेशंस लाइक दिस। अच्छा, अब देखो थोड़ा अलग से हम समझेंगे, एक बैटरी ऐसा है और ये वाला बैटरी ऐसा है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R यहाँ पर है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये समझो E1, ये समझो E2, और ये दोनों का बाहर जो है ना एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पर कंडीशन ये है कि E1 जो है स्ट्रांग है, E2 वीक है, E1 स्ट्रांग है, E2 वीक है। तो डोमिनेशन E1 का रहेगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी E1 से जाएगा, हाँ ऐसा, और यहाँ पर ऐसा करंट, ठीक है। अब देखो करंट यहाँ पर आई, यहाँ पर भी आई, और यहाँ पर भी आई। एक्चुअली ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट इस तरफ जाएगा समझेंगे आप लोग, और यहाँ पर करंट इस तरफ जाएगा, यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ, समझेंगे नहीं, ऐसा नहीं। जो डोमिनेशन करेगा उसी के डायरेक्शन में अपने तरफ ले जाएगा वो करंट को, जो वीक है ना उसको स्ट्रांग को सुनना पड़ेगा। तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाने के बजाय इस डायरेक्शन में ही जाएगा। अब करंट का फॉर्मूला क्या डालेंगे आप, लूप कुछ भी ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, तो इस डायरेक्शन में करंट, इस डायरेक्शन में लूप क्या है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ पर लूप ऐसा है ना, तो हायर टू लोअर मतलब माइनस E2, ये भी करंट डायरेक्शन लूप डायरेक्शन सेम है, माइनस आई इंटू R2, ये भी करंट डायरेक्शन लूप डायरेक्शन सेम है, माइनस आई इंटू R1। और ये पॉजिटिव होगा, लोअर टू हायर जाएगा ना, लूप डायरेक्शन ऐसा है, लोअर टू हायर जाएगा तो प्लस E1, और ये लूप डायरेक्शन करंट डायरेक्शन सेम है, सेम होगा तो माइनस आई इंटू कैपिटल इज इक्वल टू 0 डालेंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखो इक्वेशन क्या होगा। अब यहां पर E1 माइनस E2 बच गया, लेफ्ट साइड रख दो उसको, और जितने भी करंट के टर्म्स नेगेटिव में है यहाँ पर वो राइट साइड डाल दो और कॉमन कर दो, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल, राइट साइड डाल दिया उसको, 0 के राइट साइड डाल दिए तो पॉजिटिव हो गए। तो अब जो करंट का फॉर्मूला आएगा, I इज इक्वल टू E1 माइनस E2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल। ओके, तो इस तरह हम डालेंगे इक्वेशन। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करना हम आपको कल सिखाएंगे, ठीक, होप समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से।